हेलो फ्रेंड्स, आई होप सब लोग बढ़िया होंगे। इस वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे हमारा जो चैप्टर था इकोलॉजी वाला, ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशंस में। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे पॉपुलेशन ग्रोथ के बारे में, उससे रिलेटेड जो ग्राफ्स हैं उसके बारे में, और जो इक्वेशन है जिस पे क्वेश्चंस जो है आते हैं। तो चलो शुरू करते हैं। तो समशिष्टि वृद्धि यानी जो पॉपुलेशन ग्रोथ है, किसी भी स्पीशीज़ की जो पॉपुलेशन है वो एक स्टैटिक पैरामीटर नहीं होता, वो स्टेबल नहीं होता है, वो चेंज होती रहती है। कभी वो बहुत ज़्यादा हो जाती है, कभी वो कम हो जाती है, कभी वो जो है कांस्टेंट रहती है। तो ये जो है डिपेंड करता है बहुत सारे फैक्टर्स पे, जिसमें कि आहार की उपलब्धता, परभक्षण दाब यानी प्रीडेशन प्रेशर है। उसके अलावा जो एडवर्स वेदर है, मौसमी परिस्थितियों पर भी ये जो पॉपुलेशन है वो निर्भर करती है। इसके अलावा जो फैक्टर्स है जो रिस्पॉन्सिबल है फॉर पॉपुलेशन ग्रोथ और उसके फ्लक्चुएशन में, तो यहाँ पे 4 बेसिक प्रोसेस होते हैं जो कि इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं पॉपुलेशन के एक गिवन हैबिटेट में ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। तो यहाँ पे ये जो प्रोसेस है जिनसे ये घटता बढ़ता है, तो 2 हैं जो जन्म दर और अप्रवासन, इससे जो है ये घनत्व बढ़ता है। यानी जो नेटेलिटी एंड इमिग्रेशन जो है, उससे क्या होगा कि जो पॉपुलेशन है वो इंक्रीज़ होगी, जो डेंसिटी है वो इंक्रीज़ होगी। और 2 ऐसे प्रोसेस होते हैं जिनसे ये डिक्रीज़ होती है, वो है मोर्टैलिटी एंड इमिग्रेशन, यानी मृत्यु दर और उत्प्रवासन। तो जन्म दर वो होता है कि एक समशिष्टि में जन्मी उस संख्या से जो दी गई अवधि के दौरान आरंभिक घनत्व में जुड़ती है। एक गिवन पीरियड में जो है जो बर्ड्स होती हैं, जो उसकी इनिशियल डेंसिटी में ऐड होती है, उसे हम नेटैलिटी कहते हैं। उसके बाद है मोर्टैलिटी, यानी जो मृत्यु दर है। तो ये भी जो है एक दी गई अवधि में होने वाली मौतों की संख्या जो है वो होती है मोर्टालिटी। यानी एक जो पीरियड होता है गिवन पीरियड, उसके अंडर ये होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि होती ही जा रही है, हम पीरियड को जो है काउंट नहीं करें। तो स्पेसिफिक पीरियड में कितनी डेथ हुई है वो मोर्टालिटी कहलाएगी, स्पेसिफिक पीरियड में कितनी बर्थ हुई है वो नेटैलिटी कहलाएगी। इमिग्रेशन यानी उत्प्रवासन, कितने उसी जो सेम स्पीशीज़ है उसी के जो इंडिविजुअल्स हैं वो किसी और जगह से आ गए हो उस हैबिटेट में रहने के लिए, तो इसे हम इमिग्रेशन कहते हैं। और इमिग्रेशन यानी उत्प्रवासन, ऐसा नंबर इंडिविजुअल्स का उस पॉपुलेशन का जो कि उस हैबिटेट को छोड़ के कहीं और चले गए हों ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ टाइम। सो ये जो है होता है, इनकी वजह से पॉपुलेशन घटती है और बढ़ती रहती है। तो यहाँ देखो, अप्रवासन को हमने आई से डिनोट किया है, और ये जो समशिष्टि का घनत्व है इससे आई, और जो जन्म दर है इससे इंक्रीज़ होगा, और जो मृत्यु दर है और जिसे हम डी से डिनोट कर रहे हैं, और उत्प्रवासन यानी एमिग्रेशन, इससे जो डेंसिटी है वो डिक्रीज़ होगी, क्योंकि ये आउटफ्लो हो रहा है और ये इनफ्लो हो रहा है। तो इनफ्लो से इंक्रीज़ होता है और आउटफ्लो से डिक्रीज़ होता है। बहुत ही बेसिक सी बात है। अब जो है हम जो एक टी समय पर घनत्व यानी जो डेंसिटी है पॉपुलेशन की, उसे हम एन से डिनोट किया था हमने। तो इसको हम किस तरह से पता कर सकते हैं, तो एन जो है एक गिवन टाइम पे वो हो जाएगी एन टी, यानी जो डेंसिटी है पॉपुलेशन की प्लस बर्थ रेट एंड इमिग्रेशन माइनस डेथ रेट प्लस इमिग्रेशन। इस तरह से इसको हम निकालेंगे, ये इक्वेशन है। अब इस इक्वेशन से हम पता लगा सकते हैं कि डेंसिटी जो है वो इंक्रीज़ हुई है या डिक्रीज़ हुई है। बस ये जो इक्वेशन है इन पर डिपेंड करती है कि बर्थ कितनी हुई है, डेथ कितनी हुई है, कितने लोग अंदर आए हैं और कितने बाहर गए। ये अब इसके जो है सामान्य परिस्थितियों में समशिष्टि घनत्व को प्रभावित करने वाले कारकों में जन्म और मृत्यु जो है वो सबसे महत्वपूर्ण है, और जो दूसरे 2 कारक है वो विशेष परिस्थितियों में ही महत्वपूर्ण बन जाते हैं। यानी कि अगर खाने की कमी हो गई है एक जगह से, तो वहाँ से जो है वो चले जाएंगे, या फिर एडवर्स क्लाइमेटिक कंडीशंस आ गई हैं, इन्वायरमेंटल कंडीशंस जो एडवर्स हो गई हों, तो वहाँ से मूव कर जाते हैं स्पीशीज़, जो पॉपुलेशन है वो। ये जो है 2 इसमें बहुत इम्पॉर्टेंट है, और 2 जो है परिस्थितियों पर निर्भर करते हैं। जैसे अगर आवास की बस्ती अभी बनी है, तो जन्म दर की अपेक्षा जो है आप्रवासन समशिष्टि की वृद्धि में अधिक महत्वपूर्ण होगा।
यानी हैबिटेट अगर अभी अभी बना है तो वहाँ पे बर्थ रेट इतना इम्पॉर्टेंट रोल प्ले नहीं करेगा जितना कि इमिग्रेशन जो है वो प्ले करेगा। सो अब वृद्धि मॉडल क्या है? तो वृद्धि मॉडल जो है ये शो करते हैं कि एक स्पेसिफिक और प्रिडिक्टेबल पैटर्न जो है पॉपुलेशन ग्रोथ का, ये शो करते हैं यहाँ पे। हम हमारे देश में जो है बहुत ज़्यादा जो है ह्यूमन पॉपुलेशन बढ़ रही है, एकदम अनियंत्रित वृद्धि हो रही है और इसे जन्मी समस्याओं से हम चिंतित हैं। इसलिए अगर प्रकृति में भिन्न प्राणी समष्टियाँ इसी तरह वृद्धि करती हैं या फिर वृद्धि पर कुछ नियंत्रण दर्शाती हैं, तो इस बारे में हमारी जिज्ञासा जो है वो स्वाभाविक है कि इतनी पॉपुलेशन जो है वो बढ़ रही है नेचर में। यहाँ पे जो है हमको पता चलेगा कि ये जो पॉपुलेशन कंट्रोल जो है पॉपुलेशन ग्रोथ का कंट्रोल जो है वो किस तरह से हो सकता है। पहला है इसमें जो मॉडल है वो है एक्सपोनेंशियल ग्रोथ का, यानी कि किसी भी पॉपुलेशन के लिए, किसी भी समष्टि के लिए जो रिसोर्सेज हैं जैसे फूड और स्पेस है वो बहुत ज़्यादा अवेलेबल हो, तो ऑब्वियस सी बात है कि वो पॉपुलेशन जो है वहाँ पे ज़्यादा ग्रोथ करेगी, क्योंकि वहाँ पे उनके लिए फूड भी अवेलेबल है और स्पेस भी अवेलेबल है। स्पेस इन सेंस कि वहाँ पे और कोई पॉपुलेशन नहीं है, सिर्फ वही है, तो उनको ज़्यादा स्पेस है, या फिर जो हैं वो उनके सबऑर्डिनेट्स हैं यानी उनसे कमतर हैं, तो वो ज़्यादा जो है डोमिनेट करेंगे वहाँ पे, तो ग्रोथ जो है वो एक्सपोनेंशियली हो जाएगी। यानी जो अगर हम इसका ग्राफ ऐसे, तो एक्सपोनेंशियली ये ग्रो हो रहा है यूँ। जब संसाधन असीमित होते तो प्रत्येक जाति में संख्या वृद्धि कर सकने की अपनी जो जन्मजात शक्ति है उसको पूरी तरह अनुभव करने की योग्यता होती है, यानी वो फुल जो है कैपेसिटी में वहाँ पे इन्हें जो पोटेंशियल है टू ग्रो इन नंबर, जैसे कि डार्विन ने ऑब्जर्व किया था अपनी नेचुरल सिलेक्शन की थ्योरी में, तो वो उनकी जो एबिलिटी होती है वो फुल जो है उस पर पीक पे होती है ग्रो करने की। तो जब समष्टि चरघातांकी यानी एक्सपोनेंशियल या फिर ज्योमेट्रिकल शैली में वृद्धि करती है, जब जो रिसोर्सेज हैं वो अबेंडेंटली अवेलेबल हो तब। अगर एन साइज की समष्टि में जन्म दरें और को हम बी से डिनोट कर रहे हैं और मृत्यु दर को हम डी से डिनोट कर रहे हैं, तो ये जो इकाई समय अवधि में के दौरान वृद्धि या कमी जो है वो इस तरह से लिखी जाएगी, dn/dt इक्वल्स टू बी माइनस डी यानी बर्थ रेट माइनस डेथ रेट इनटू एन। एन जो है डेंसिटी है, जो साइज़ है पॉपुलेशन की वो। अब ये जो बी माइनस डी है इसको हमने आर मान लो, तो ये फॉर्मूला जो है वो ऐसे हो जाएगा। आर यहाँ पे क्या है, प्राकृतिक वृद्धि की इंट्रिंसिक दर है ये, यानी इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज है ये आर। इस आर को जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर है जब हम बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर जो है उनका इम्पैक्ट देखते हैं पॉपुलेशन ग्रोथ पे, तब ये बहुत ज़्यादा जो है महत्वपूर्ण जो है प्राचल है यहाँ पे। यहाँ पे ग्राफ दे रखा है, ये एक्सपोनेंशियली जो है वो ग्रो कर रही है और ये सिग्मॉइड कर्व है, इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। ये इक्वेशन अभी हमने देख ली और ये के जो है लिमिटिंग फैक्टर है यहाँ पे, और ये इक्वेशन हम आगे देखते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे आर का मूल्य जो है वो हम कैसे निकालेंगे, इसका मैग्नीट्यूड, जैसे नॉर्वे चूहे हैं तो उनके लिए ये था आर जो है वो 0.015 था, और आटा भ्रंग जो है जो फ्लोर बीटल्स हैं इनके लिए क्या है कि ये 0.12 है। तो डिफरेंस देखो बहुत ज़्यादा हो रहा है, क्योंकि बीटल्स जो है यहाँ पे ज़्यादा जो है उनका पॉपुलेशन का जो है ग्रोथ वो शो हो रही है। 1981 में भारतवर्ष में मानव समष्टि के लिए आर का मान जो है ये था। अभी वर्तमान में हमको अगर ये निकालना हो तो हमको बर्थ रेट और डेथ रेट पता होनी चाहिए, उससे हम जो है ये आराम से निकाल सकते हैं, क्योंकि बी माइनस डी जो है वो आर है। ये जो ऊपर जो हमने इक्वेशन देखी है ये किसको शो करती है, एक्सपोनेंशियल या चरघातांकी या फिर ज्योमेट्री वृद्धि को ये बताता है। जब n को समय के संदर्भ में आरेखित करते हैं तो इसका नतीजा जो है जे आकार का वृक्क होता है। यहाँ ये देखो ये जे आकार का है। ये एक्सपोनेंशियली जो है ये ग्रो कर रहे हैं यहाँ पे। यहाँ एक
एक और जो है, अगर मूलभूत कलन आता है तो चारागांधी वृद्धि को निम्न ये जो है हम इसका फॉर्मूला लगा सकते हैं। एन एक टी समय में समशिष्ट घनत्व एन टी है। एन जो है एन नॉट जो है वो शून्य समय में समशिष्टि घनत्व यानी जो ज़ीरो टाइम है, एट टाइम ज़ीरो, पॉपुलेशन डेंसिटी एट टाइम ज़ीरो। उसके बाद आर जो है हमने देखा था इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज है, यानी बर्थ रेट माइनस डेथ रेट। और ई जो है ये बेस ऑफ नेचुरल लॉगरिथम्स है, प्राकृतिक लघु गुणकों का आधार है ये। तो आधार की इसकी वैल्यू ये रहेगी। सो ये कोई भी स्पीशीज़ जो है वो एक्सपोनेंशियली ग्रो करती है अंडर अनलिमिटेड रिसोर्सेज कंडीशन, जहाँ पे इनॉर्मस पॉपुलेशन डेंसिटी जो है थोड़े समय में जो हो जाती है, क्योंकि वहाँ पे फेवरेबल कंडीशंस हैं उनकी। तो अब डार्विन ने दर्शाया था कि हाथी जैसा जो बड़ा प्राणी है, जो धीमी गति से बढ़ने वाला प्राणी, ये भी अगर इसको फेवरेबल कंडीशन मिले तो इनका नंबर भी जो है वो बहुत ज़्यादा हो सकता है एक हैबिटेट में। सो यहाँ पे एक छोटी सी स्टोरी दे रखी है। ये स्टोरी ऐसे है कि एक राजा था और एक जो है वो अपने मिनिस्टर के साथ बैठा था और चेस का गेम खेल रहा था। ये सिर्फ ये दर्शाने के लिए कि फेवरेबल कंडीशन में पॉपुलेशन किस तरह से जो है वो बढ़ती है एक्सपोनेंशियली। ये स्टोरी सिर्फ इसी से रिलेटेड है। तो राजा बहुत कॉन्फिडेंट होता है कि वो सोचता है कि गेम तो मैं ही जीतूंगा, तो वो किसी भी तरह की जो है बेट के लिए तैयार होता है कि शर्त कोई सी भी लगा लो। तो मिनिस्टर कहता है कि महाराज, मुझे सिर्फ अगर मैं जीत जाऊँ तो मुझे सिर्फ ये चाहिए कि गेहूँ के जो है दाने चाहिए, लेकिन गेहूं के दाने मुझे इस तरह से मिलने चाहिए कि एक स्क्वायर में अगर आप, क्योंकि 64 स्क्वायर्स होते हैं एक चेस बोर्ड में, तो एक स्क्वायर में एक दाना रखो तो दूसरे में जो है उसके डबल रखना है। तो इस तरह से हर एक स्क्वायर में जो है आपको डबल डबल जो है जो पहला वाला अमाउंट है उसके डबल करते जाना है। तो इस तरह से जो है राजा क्या होता है, हार जाता है और उसको मंत्री को ये दे, तो उसको लगता है कि ये तो बहुत ही आसान सी इसने जो है शर्त रखी है, ये तो मैं यूँ ही पूरी कर दूंगा। लेकिन क्या होता है, जब जैसे जैसे वो रखता जाता है वैसे वैसे सारा अमाउंट जो जब तक आधे में पहुंचता है तब तक कि उसके जो राज्य का सारा अनाज ख़त्म हो जाता है। तो ये जस्ट इसलिए दिखाया गया है कि ये स्टोरी ये बताती है कि किस तरह से जो है एक्सपोनेंशियली ग्रोथ जो है वो आउटनंबर कर सकती है, वो एक पॉपुलेशन को जो है किस तरह से बढ़ा सकती है। सो ये छोटी सी स्टोरी इसमें दे रखी थी। सो मान लो कि अगर जो पॉपुलेशन है वो अनचेक्ड रहे तो कितनी ज़्यादा पॉपुलेशन हो जाएगी। जैसे कि इंसेक्ट्स हैं तो वो बहुत ज़्यादा ग्रो करते हैं और उनका जो पीरियड है ग्रोथ का, जो प्रजनन का, वो भी बहुत शॉर्ट होता है। तो वो बहुत ज़्यादा हो जाएंगे अगर उनके ऊपर जो है लिमिटिंग फैक्टर ना हो, उनके ऊपर चेक ना हो। तो ये पॉपुलेशन ग्रोथ फेवरेबल कंडीशन में जो है। अब है दूसरा है जो ग्रोथ पैटर्न है वो है लॉजिस्टिक पैटर्न, यानी संभार तंत्र वृद्धि। सो इसमें प्रकृति में किसी भी समष्टि के पास इतने असीमित संसाधन नहीं होते, यानी किसी भी स्पीशीज़ के पास जो है अनलिमिटेड रिसोर्सेज नहीं होते हैं जो उनको एक्सपोनेंशियल ग्रोथ जो है वो परमिट कर दें। क्योंकि ऐसा नहीं है कि पृथ्वी पर सिर्फ कुछ ही स्पीशीज़ हैं, बहुत सारी स्पीशीज़ प्रेजेंट है और उनके बीच में जो है कंपटीशन रहता है फूड और स्पेस के लिए। सो इस कारण जो सीमित संसाधनों के लिए व्यष्टियों में प्रतिस्पर्धा होती है, उनके बीच में कंपटीशन होता है, इंडिविजुअल्स के बीच में लिमिटेड रिसोर्सेज के लिए। सो यहाँ पे जो फिटेस्ट है वही सर्वाइव कर पाते हैं और वही रिप्रोड्यूस कर पाते हैं। सो इवेंचुअली जो योग्यतम व्यक्ति व्यष्टि जीवित बना रहेगा और जनन करेगा। सो इसके अलावा जो पॉपुलेशन की प्रॉब्लम है तो गवर्नमेंट्स जो है डिफरेंट स्टेट्स की, जो डिफरेंट कंट्रीज़ हैं उनकी, वो उसके लिए जो है स्कीम्स लेके आती है, प्लान्स लेके आती हैं, तो हाउ टू चेक द पॉपुलेशन। सो यहाँ अगर पॉपुलेशन ज़्यादा बढ़ जाएगी तो ऑब्वियसली रिसोर्सेज की बहुत कमी हो जाएगी और कंडीशंस जो है वो और बदतर हो जाएंगी। सो अब क्या है, प्रकृति में दिए गए आवास के पास अधिकतम संभव संख्या में के पालन पोषण के लिए पर्याप्त संसाधन होते हैं और इससे आगे आगे जो है वो वृद्धि संभव नहीं होती। यानी नेचर जो है अपने आप ही उसको लिमिट कर देता है, क्योंकि एक पॉइंट होता है जिसके आगे जो है वो ग्रोथ नहीं कर सकते, क्योंकि लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, लिमिटेड सब चीज़ें हैं, तो उसके फर्दर बियॉन्ड जो है उसके ग्रोथ नहीं पॉसिबल होता है। सो ये जो लिमिट है इसको हम कैरिंग कैपेसिटी कह लेते हैं
यानी पोषण क्षमता कह लेते हैं, इसका केस इसको रिप्रेजेंट कर देते हैं फॉर दैट स्पीशीज़ इन दैट हैबिटेट, उस पर्टिकुलर हैबिटेट में उस स्पीशीज़ के लिए वो लिमिटिंग फैक्टर हो जाएगा। तो किसी आवास में सीमित संसाधनों के साथ वृद्धि कर रही समष्टि आरंभ में पश्चाता प्रावस्था यानी लैग फेज दर्शाती है, उसके बाद जो है त्वरण और मंदन और अंततः जो है अनंत स्पर्शी प्रावस्थाएं होती हैं इसमें। यानी इनिशियली लैग फेज शो करेगा, फिर एसिलरेशन होगा, फिर डिसलरेशन होगा और फाइनली जो है सिम्पटोट जो कंडीशन है वो आ जाएगी। सो जब पॉपुलेशन डेंसिटी अपनी कैरिंग कैपेसिटी में पहुंच जाती है तब ये जो है फाइनली क्या हो जाती है, अंतरस्पर्शी प्रावस्था। अब इसको दर्शाने के लिए टी समय में एन का आरेख जो है हमने देखा था कि वो इस तरह से जो है सिग्मॉइड कर्व आया था। सो इस प्रकार की समष्टि वृद्धि जो है वो व्यूअर्स्ट पर लॉजिस्टिक वृद्धि कहलाती है। ये वाला जो ग्राफ है उसे हम व्यूअर्स्ट पर लॉजिस्टिक ग्रोथ कहते हैं। देख लेते हैं ग्राफ फिर से। सो ये जो ब्लू वाला कर्व है ये वाला जो है ये है रियलिस्ट पर लॉजिस्टिक ग्रोथ का रेशो है और ये एक्सपोनेंशियल ग्रोथ जो है। सो यहाँ पे dn/dt से हम शो करेंगे। r जो है वो थी इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज, n जो है वो एक पॉपुलेशन डेंसिटी है एट ए टाइम, k हमने देखा अभी लिमिटिंग फैक्टर है और n हमें पता है पॉपुलेशन डेंसिटी। तो इस तरह से ये इक्वेशन जो है ये बन जाएगी और इस पे जो है क्वेश्चंस वो पूछे जाते हैं। सो रिसोर्सेज जो है फॉर ग्रोथ ऑफ मोस्ट एनिमल रिसोर्सेज आर फाइनाइट एंड वो लिमिटिंग बन जाते हैं, या तो जल्दी ही बन जाएंगे या फिर एक टाइम तो आएगा ही जब वो लिमिटिंग फैक्टर बन जाएंगे। तो इसलिए जो लॉजिस्टिक ग्रोथ मॉडल है वो ज़्यादा रियलिस्टिक जो है कंसीडर किया जाता है। तो लॉजिस्टिक वृद्धि मॉडल को अधिक यथार्थपूर्ण माना जाता है। अब लाइफ हिस्ट्री वेरिएशंस देख लेते हैं हम लोग। जीवन वृत्त विभिन्नता, तो जो पॉपुलेशन है वो जिस आवास में रहती है उसमें अपनी जनन योग्यता, जिसे हम डार्विन योग्यता या डार्विन फिटनेस भी कहते हैं, और उच्च आर का मान होता है, यानी बर्थ रेट माइनस डेथ रेट वाला ये आर जो है वो ज़्यादा हो जाएगा, को अधिकतम बनाने के लिए विकसित होती हैं। यानी पॉपुलेशन जो है वो इवॉल्व होती है टू मैक्सिमाइज द रिप्रोडक्टिव फिटनेस, जिसे हम डार्विनियन फिटनेस कहते हैं। जिस हैबिटेट में वो रहती है वहाँ पे अपनी रिप्रोडक्टिव फिटनेस को जो है ये ज़्यादा करती है, ताकि क्योंकि रिप्रोडक्शन से ही जो है वो स्पीशीज़ जो है वो आगे बढ़ती हैं और सर्वाइव कर पाती हैं। सो एक पर्टिकुलर सेट ऑफ सिलेक्शन होता है यहाँ पे प्रेशर्स, जो कि ऑर्गेनिज्म के इवोल्यूशन को जो है वो इफ़ेक्ट करता है यहाँ पे। तो जो जीव सर्वाधिक दक्ष जनन युक्ति की ओर विकास करते हैं। कुछ जीव जो है वो अपनी लाइफ में सिर्फ एक ही बार रिप्रोडक्शन करते हैं, जैसे कि जो प्रशांत महासागरीय सॉमन फिश है, ये जो है मर जाती है जो है अपने बर्थ देने के बाद, और बैम्बू जो है साल में अपने जीवन में एक ही बार जो है फ्लावर देता है। तो ये सिर्फ एक ही बार ब्रीड करते हैं अपनी पूरी लाइफ में। और कुछ होते हैं जो बहुत बार ब्रीडिंग करते हैं अपनी लाइफ टाइम में, जैसे कि मैमल्स हैं, बर्ड्स हैं, मोस्टली बर्ड्स हैं, और मैमल्स तो करते ही हैं। सो यहाँ पे क्या है कि और कुछ जो है लार्ज साइज़ के जो है ऑफस्प्रिंग पैदा करते हैं, जैसे कि मैमल्स हैं, बर्ड्स हैं, और कुछ जो है छोटे साइज़ के जो है स्मॉल साइज बच्चे जो है वो पैदा करते हैं। सो संतति बहुत बड़ी संख्या में उत्पन्न करते हैं। कुछ छोटी साइज़ की संतति जो है वो बहुत बड़ी संख्या में उत्पन्न करते हैं, जैसे ऑयस्टर और पैलेजिक फिश है, जबकि दूसरी बड़ी साइज़ की संतति कम संख्या में उत्पन्न करते हैं, जैसे पक्षी और स्तनधारी हैं। तो इनके लिमिटेड ही जो है बच्चे होते हैं एक बार में। सो ये योग्यता जो है, इसलिए अधिकतम करने के लिए कौन योग्यता जो है वो वांछित है। तो यहाँ पे जो जीव है ये जो एबायोटिक और बायोटिक फैक्टर्स है ये भी जो है उन पे इफ़ेक्ट करते हैं, उनके हैबिटेट में जो रहते हैं, उनकी जो रिप्रोडक्शन करने की जो है, उनकी जो सर्वाइवल की जो है कैपेसिटी, उसको बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट दोनों जो है वो अफेक्ट करते हैं। सो इवोल्यूशन जैसे जैसे हुआ है, डिफरेंट स्पीशीज़ ने जो है डिफरेंट अडेप्टेशंस किए हैं फॉर देयर सर्वाइवल। नेक्स्ट है समशिष्ट पारिस्थितिकी क्रियाएं यानी पॉपुलेशन इंट्रैक्शन, और ये हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक अच्छे से पढ़ाई कीजिए, अपना ख्याल रखिए। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।